सुनीता विलियम्स की धरती पर सफल वापसी हो गई है, सफल और सुरक्षित वापसी सुनीता विलियम्स के साथ ही साथ बाकी 3 अंतरिक्ष यात्रियों की हो चुकी है। 9 महीने बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटी हैं सुनीता। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आई सुनीता विलियम्स, मुस्कुराते हुए वो नजर आई। उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सुनीता विलियम्स ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तो देखिए, सफल और सुरक्षित लैंडिंग ये चारों एस्ट्रोनॉट्स ने कर ली है। एक एक कर एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला गया और उसके बाद अब मेडिकल के लिए ले जाया गया। देखिए, ये 6 अहम तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें जो सामने निकल कर आई, किस तरह से सुनीता विलियम्स की सफल वापसी हुई, समंदर में स्प्लैश डाउन हुआ, रिकवरी की प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद कैप्सूल से बाहर निकाला गया। तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स को ये खास तस्वीर हंसती मुस्कुराती हाथ हिलाकर अभिवादन करती हुई वो नजर आई। 9 महीने बाद, 9 महीने का लंबा वक्त जब अंतरिक्ष से वापस लौटी हैं सुनीता विलियम्स। कई बार कोशिशें हुई लेकिन वो नाकाम साबित हुई, लेकिन आखिरकार 9 महीने बाद ये सफलता हाथ लगी जब सफल और सुरक्षित लैंडिंग सुनीता विलियम्स सहित बाकी अंतरिक्ष यात्रियों की हुई है। 4 अंतरिक्ष यात्री ISS से वापस लौटे हैं धरती में और ऐसे में देखिए, सुनीता की वापसी पर जश्न का माहौल उनके पैतृक गांव में देखने को मिला। किस तरह से हर उम्र के लोग नाचते, झूमते, पटाखे फोड़ते, आतिशबाजी करते हुए नजर आए। तो 6 अहम तस्वीर इस पूरे मिशन को लेकर सामने निकल कर आई, जिस पर हर पल की अपडेट, हर पल की जानकारियां भारत एक्सप्रेस तमाम एक्सपर्ट्स के साथ, मेरे सहयोगी आदित्य के साथ आप तक पहुंचा रहा था। लेकिन इस 6 अहम तस्वीरों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई। लेकिन देखिए, ये 6ठी जो तस्वीर आई है वो भारत के जश्न की तस्वीर आई है। सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव में किस तरह से लोगों में खुशी का माहौल देखा गया, उत्साह देखा गया, जोश जुनून देखा गया, वो इन तस्वीरों से बयां करता हुआ नजर आया। देखिए, किस तरह से आतिशबाजियां वहां पर की गई, खासकर जो बच्चे हैं वो झूमते नाचते नजर आए, क्योंकि युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए मिसाल के तौर पर सुनीता विलियम्स की कहानियां सुनाई जाएगी। नारी शक्ति का ये अद्भुत प्रयास, अंतरिक्ष में जिस तरह से 9 महीने का लंबा वक्त उन्होंने बिताया, किस तरह से तमाम डेटा कलेक्ट किए, क्या कुछ रिसर्च हुई, ये नासा से इसरो भी सीखेगा। ये रिसर्च इसरो के लिए भी फायदेमंद होगी। तो 6 अहम तस्वीरें सामने निकल कर आई, जिस पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर बनी थी। पल पल की जानकारी सबसे पहले भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा था। मेरे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हैं, रत्नेश जी हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, मैं पाकिस्तान का उस वाकया का भी जिक्र करना चाहूंगी जिसकी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और उसके बाद फिर मैं आदित्य के पास जाऊंगी। देखिए, धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब कयामत आएगी तब सूरज 42.25 पर आ जाएगा, मुर्दे जी उठेंगे। तो वहां पर एक्चुअली जो हमारे नोबेल लॉरेट चंद्रशेखर का रिसर्च वर्क था, उसके हिसाब से सूर्य की भट्टी में जो हाइड्रोजन के एटम जल के चिपक कर हीलियम बना रहे हैं, पिछले 3 साल से बना रहे हैं, और 1 सेकंड में 1 खरब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, और अभी अगले 3 अरब साल तक के लिए पर्याप्त ईंधन है। लेकिन 3 अरब साल तक उन्होंने ये सिद्ध किया, जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिली। भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे वो भी, इसका हमको गर्व है। और तब क्या हालत होगा, सूर्य इतना बड़ा फैल जाएगा, लाल दानव बन जाएगा, रेड जेंट बन जाएगा, उससे इतनी गर्मी निकलेगी। ये वैज्ञानिक साइंटिफिक फैक्ट है कि मर्क्यूरी जो है, बुध ग्रह भाप बन के उड़ जाएगा, शुक्र ग्रह पिघल के टपक जाएगा, धरती पर समुद्र भाप बनकर उड़ जाएगा, जमीन फट जाएगी और रूह उठ खड़ी होगी। देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। और कुरान शरीफ में लिखा है रूह उठ खड़ी होगी, जिसका अर्थ ले लिया गया क्या कि भाई मुर्दे जी उठेंगे। मैंने वहां जब प्रश्न किया कि अगर मुर्दे जी उठेंगे, मान लिया, बिल्कुल हकीकत है, सही बात है, तो औरंगजेब भी आ जाएगा, शाहजहां भी आ जाएगा, जहांगीर भी आ जाएगा, अकबर भी आ जाएगा, ये सब लोग कहाँ रहेंगे? तब थोड़ी खलबली मची। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में जो विज्ञान छिपा है, वो चाहे धर्म का हो, चाहे आपका कुरान शरीफ हो, यहूदियों का हो,
या भारतीय संस्कृति का हो, इन सबको वैज्ञानिक चश्मा लगाकर अगर हम देखें, अंधविश्वास का चश्मा हटाकर देखें, तो दुनिया में जो है आज जो युद्ध चल रहे हैं, आज जो अशांति फैली हुई है, जो लूटपाट मच रही है, खून खच्चर हो रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। मानवता के हित में, इंसानियत के लिए अगर हम इन सब का उपयोग करें वैज्ञानिक आधार पर, तो आप निश्चित मानिएगा ये पूरी धरती और पूरी मानवता सुरक्षित रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें जो जी सर बात पूरी करें। इतिहास के समय से होता चला जा रहा है, वही हश्र होगा, वही खून खच्चर होगा जो आज गाजा में देखने को मिल रहा है, जो यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। तो हमको एक वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर धार्मिक अंधता को हटा कर जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसकी ओर केंद्रित होना पड़ेगा। यही विश्व शांति के लिए भारत का एक संदेश है, जिसकी पहल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हर मंच पर प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। बेहद महत्वपूर्ण बातें आदित्य डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी ने कही कि किस तरह से धर्म और साइंस विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप भी कुछ ब्रेक पर कह रहे थे कि आपको भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए मैं चाहूंगी कि वो जानकारियां साझा करें आप। बिल्कुल, डॉक्टर राम की बात को हम और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। हम यहाँ यही बता दें हमारे पत्रा का क्या महत्व है। एक पत्रा में हमारे 150 साल और उससे ज़्यादा का इतिहास और भविष्य छुपा होता है जी। ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, ये हमारे पत्रा में लिखा होता है। और हमें कुंभ के मेले के लिए इन्विटेशन नहीं देना पड़ता है, कोई बहुत बड़ा अनाउंस नहीं करना पड़ता है। चलिए इस समय तो सोशल मीडिया हो गई, तमाम चीज़ें हो गई हैं, लेकिन एक बार एक जिक्र आता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के उस समय गुलामी के समय पर एक गवर्नर जनरल पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूछा कि कुंभ में इतने लोगों को कैसे इनवाइट किया गया, उनको कैसे मैसेज किए गए कि ये कुंभ का मेला इतने से चलेगा। तो उन्होंने उस पत्रा को दिखाया और बताया कि हमारा ये 2 पैसे का जो पत्रा होता है ये रहता है ज्योतिष का जो काम करते हैं, और उनके द्वारा गांव, कस्बों, पूरे शहरों, पूरे देश भर में मैसेज जाता है और वो बता देते हैं। तो हमारी साइंस जिसका जिक्र डॉक्टर राम कर रहे हैं इतनी रिच है, हमारा वैदिक पुराण ग्रंथ सभी इतने रिच हैं, साइंटिफिक हैं, जो प्रूव करते हैं द्यूज कब होगा, अगले चांद कब। हमें चांद देख करके चीज़ें नहीं करनी होती कि जब चांद निकलेगा तब हम कोई त्यौहार मनाएंगे। हम बता देते हैं कि करवा चौथ का चांद कब निकलेगा और औरतें उस हिसाब से व्रत रहती हैं। तो ये जो मेरी साइंस है, ये जो वैदिक साइंस है, ये जो सनातनी साइंस है, ये अपने आप में अद्भुत है। इसमें बहुत से रिसर्च होने बाकी हैं और बहुत से रिसर्च पहले हो चुके थे, चूंकि वो लूट लिए गए, जला दिए गए, इसलिए हमको एक बार फिर से अपने वैदिक पुराणों को साइंस से जोड़ना होगा, प्रूव करना होगा। और हमारी ये पीढ़ी इस चीज़ को मान भी रही है, आने वाले समय में उसको पूरी तरह से मानेगी। बिल्कुल, देखिए वेद पुराण और किस तरह से धार्मिक ग्रंथ विज्ञान से जुड़े हुए हैं रत्नेश जी। बेहद महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर डॉक्टर राम श्रीवास्तव और मेरे सहयोगी आदित्य ने कही। आपका क्या पक्ष है इसमें? जी, और बहुत कुछ इस चर्चा से मुझे भी राम सर से, आदित्य जी से सीखने को मिल रहा है इस फील्ड में, तो जो कि काफी स्वाति जी धन्यवाद इस पूरे चर्चा का, और किस तरह से एक महत्वपूर्ण पल को हम इसके थ्रू जी रहे हैं। विज्ञान से रिलेटेड एक छोटा सा वाक्य है जो कि साइंस टेक के साथ साथ हम किस तरह से लक और आध्यात्म को भी जोड़ते हैं। तो जब हमने एक स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किया था और जो इसरो की PSLV से लॉन्च हुआ, और उसके बाद कुछ समय तक हमें वो सिग्नल नहीं मिला था सैटेलाइट का। तब हमने पूर्व चेयरमैन इसरो के AS किरण कुमार जी हैं, उनसे पूछा था कि क्या आप लोग भी जब ये बहुत ऐसे बड़े बड़े मिशंस करते हैं तो उसके बाद क्या अपने भाग्य पर या अध्यात्म में विश्वास करते हैं? तो उन्होंने एक ये बात कही थी कि हाँ बिल्कुल हम करते हैं, आफ्टर 200% ऑफ आवर एफर्ट्स। सो वो एक चीज जो है कि टेक के फील्ड में हम उस लेवल तक का एफर्ट करने के बाद हम सब कुछ लक पर या भगवान पर छोड़ते हैं कि हाँ, और वो एक चीज प्रेरित करती है कि आपको अपनी तरफ से अपना सब कुछ इस फील्ड में देना है। और एक छोटी सी चीज है कि मान लीजिए यहाँ पर अभी चेयर या टेबल कुछ खराब हो जाती है, तो हमारे पास ऑप्शंस है कि हम या तो उसको जुगाड़ कर लेंगे या फिर कोई रिपेयर या मैकेनिक बुला लेंगे या रिप्लेस कर देंगे। लेकिन स्पेस की फील्ड में ऐसा नहीं है। हमारे पास कोई इसरो का कॉल सेंटर या रिपेयर सेंटर नहीं है कि हम वहां कॉल करके बोलें कि हेलो साइंटिस्ट प्लीज रिपेयर माय सैटेलाइट और रिप्लेस माय सैटेलाइट्स, एनीथिंग।
तो इसलिए स्पेस आपको दोबारा मौका नहीं देता, स्पेस डजंट गिव यू अ सेकंड चांस। सो इसलिए इस फील्ड में बहुत प्रिसीजन, परफेक्शंस और परसिवरेंस जो रिक्वायर्ड होता है कि लंबे टाइम तक हम चीजें करके स्पेस की फील्ड पे परफेक्ट बनते हैं। जैसा आदित्य जी ने कलाम सर के बारे में बताया कि तो मुझे एक बचपन में उनके घर के सामने ऊपर हाउस ऑफ कलाम लिखा था और उसमें फोटो खिंचाने का मौका मिला। और बाद में कॉलेज में आईआईटी बॉम्बे में एक लेक्चर के दौरान उनसे सुनने को मिला। वो अपने आप में एक पूरी किताब थी कि आप हर एक वाक्य उनका इस तरह से था। तो वो जो इंस्पिरेशन, इग्निशन जो बच्चों में प्लस यूथ में किया उन्होंने, उसको हम स्पेस की फील्ड से जोड़ते हुए किस तरह से, और स्पेशली जिस तरह से राम जी ने कहा कि वो नॉट फॉर ए डिस्ट्रक्शन वे बट एन एप्लीकेशन वे, कि किस तरह से वो मानवता के कल्याण के लिए चीजें की जा सकती। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो अभी इसमें हुए होंगे, उनसे हम किस तरह से ये जानकारी निकाल सकते हैं और वहां पे क्या क्या चीजें बना सकते हैं, उगा सकते हैं। तो इसलिए स्पेस जो है अपने आप में एक बहुत ही रोचक फील्ड है। और रोचक इसलिए भी, जस्ट एक छोटा सा चीज की, आप जैसे जनरली हम कैमरे से फोटो खींचते हैं तो हम उसी इंस्टेंट की फोटो खींचते हैं, और मैं अगर आपको ये कहूं कि आप जो फोटो खींच रहे हैं वो साल भर या 1000 साल बाद में देखूंगा, तो ऐसी ही स्पेस में चीजें हैं जो 1000 या लाखों लाइट ईयर्स दूर की फोटो अभी हम खींच रहे हैं, जो कि ऑलरेडी लाखों साल पहले हो चुकी है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक चीजें हैं, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्पेस से रिलेटेड जुड़े तथ्य हैं। तो इसलिए ये फैसिनेटिंग भी है और अपने आप में चैलेंजिंग भी है। बिल्कुल, जब आप जैसे स्पेस साइंटिस्ट, आपके और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जैसे इस तरह के अनुभव साझा करते हैं, तो हम जैसे लोगों का भी मन करता है कि काश हम भी स्पेस में जा सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल वो चीज़ें मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश, आपके अनुभव से सीखने की कोशिश भी करूंगी। और क्या कुछ संभावनाएं भारत में स्पेस क्षेत्र में आप देख रहे हैं, इन्वेंशन इनोवेशन के क्षेत्र में देख रहे हैं क्या, और किन किन चीज़ों पर जो मौजूदा जो साइंटिस्ट हैं और काम करने की ज़रूरत है, सरकारें इसमें कैसे सहयोग कर सकती हैं सर? देखिए, एक चीज समझने की है जी, समृद्ध नहीं दोष गोसाई। जब भारत समृद्ध नहीं बनेगा तब तक उसकी पुरातन संस्कृति और सभ्यता और विज्ञान इतना सुरक्षित नहीं था। सोने की चिड़िया को लोग लूटने चले आए, लूट कर ले गए। आज जिस गति से हमारा युवा पश्चिम के देशों में जा रहा है, जो साइंस के क्षेत्र में जा रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में जा रहा है। आज अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो 30% साइंटिस्ट नासा में और स्पेस एक्स में भारत के हैं। यहाँ तक कि अभी जो एलॉन मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सीलेंस नाम का एक जो नया डिपार्टमेंट बना है, उसमें काम करने के लिए युवा बच्चों को रखा है। उसमें एक बुबा नाम का जो एक बच्चा है, 22 साल की उम्र का है, भारतीय मूल का है, उसको उसका मुखिया बनाया है। वो कर रहे हैं क्योंकि भारतीय मस्तिष्क काफी समृद्ध है, आईक्यू लेवल यहाँ बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से भविष्य बहुत अच्छा होगा। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि देखिए, हमारे पुरातन विज्ञान में एक चीज लिखी हुई है, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है पंच तत्व का जीव बना है। पंच तत्व कौन से हैं? आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। अब अगर आज की तारीख में देखें तो एकमात्र जो थ्योरी है, हाउ द लाइफ हैज इवोल्यूटेड ओवर द अर्थ, तो वो क्या है? वो ये है कि जिस समय सूर्य की पहली चिंगारी फूटी, माने वहां न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चालू हुआ, तब अल्ट्रा जो कॉस्मिक रेज थी, जो वहां पर बम्बार्डमेंट हुआ था रेडिएशन का, उसमें न्यूट्रॉन भी थे, उसमें बहुत सारे थे। उसमें खास करके जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स आए थे, उस समय धरती पर क्या था? धरती पर वायुमंडल में हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, कार्बन था। तो आकाश की अग्नि सूर्य, सूर्य से चला प्रकाश, आया कहाँ? धरती पर। मिला कहाँ? वायुमंडल में। वायुमंडल में मौजूद कौन था? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और HCN। ये बन के कहाँ गया? पानी में। वहां जीव की उत्पत्ति हुई। हाइड्रोसाइनिक अम्ल जो कि हलाहल है जी, उसकी उत्पत्ति समुद्र में हुई। लेकिन जो हलाहल जीव की जो अमीनो एसिड की
संरचना कर सकता है वो उनको नष्ट भी कर सकता था। तो वहाँ समुद्र मंथन बताया गया, वहाँ एक काल्पनिक जिसको काल्पनिक कहेंगे आप, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसको हकीकत माना गया है। वो उस हलाहल को किसने पिया? सोचिए, आज की स्थिति में धर्म का, विज्ञान का एक ब्रिज है, सामंजस्य है, समझने की आवश्यकता है। जब तक हम उनको आत्मसात नहीं करेंगे, उन पर चिंतन नहीं करेंगे, पुराने धार्मिक ग्रंथों को नए विज्ञान की दृष्टि के चश्मे से नहीं देखेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। और इस दिशा में अगर कोई भी देश कुछ काम कर सकता है, भारत और वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों से अधिक भविष्य की पीढ़ी जो हमारे यंग बच्चे हैं, उनके दिमाग में हमको ये चीज भरना पड़ेगी कि देश की संप्रभुता को रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए तुमको सोचना विचारना पड़ेगा और सही दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल, देखिए ये सही दिशा आदित्य बहुत जरूरी है, जिसका डॉक्टर राम श्रीवास्तव जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से अपने संस्कार, संस्कृति, धार्मिक ग्रंथों को साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। युवा पीढ़ी को मुझे लगता है यही सीखने की जरूरत है। और क्योंकि हम प्रधानमंत्री का लगातार इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में हमने परीक्षा पर चर्चा किया किस तरह से प्रधानमंत्री जो यंग माइंड्स हैं उन्हें इनोवेशन के क्षेत्र में, एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ ही साथ अपने देश की संस्कृति और जो समृद्ध विरासत है, जो समृद्ध धर्म है, इसको समझते हुए हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की सलाह प्रधानमंत्री देते आए हुए हैं। और इसी बात का जिक्र डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी कर रहे हैं। स्वाति, देखिए डॉक्टर राम के जो मैं बातें सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं परिवर्तन भी देख रहा हूँ आने वाली पीढ़ी में। क्योंकि आज के अगर 20 साल पहले जब मैं छोटा था, मैं बचपन में था, तो मैं साइंटिस्ट को ऐसे नहीं देखता था, साइंटिस्ट ऐसे बोलते भी नहीं थे कि वो कहीं से वेद पुराण और सनातन को साइंस से जोड़ने वाली बातें करते हों। वो अगर कोई बात करते थे तो बिल्कुल किनारे करके करते थे, बल्कि एक तरह से नास्तिक से दिखाई पड़ते थे। ये बहुत शुभ लक्षण है जो डॉक्टर राम जिस अंदाज में बोल रहे हैं और जिस तरह से जोड़ने का काम कर रहे हैं सनातन और साइंस को, ये भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए और विश्व के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे शुभ लक्षण हैं जो मैं देख पा रहा हूं कि किस ढंग से वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ में मेरा एक बार, वो चूंकि कानपुर से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो मैं उनके काफ़ी क्लोज हुआ था और उस समय उन्होंने एक बात बताई थी, तब मुझे विश्वास जगा था कि साइंटिस्ट भी सनातन को मान सकते हैं या धर्म को मान सकते हैं। उन्होंने, मुझे नाम तो नहीं याद, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट थे विश्व के, वो अपने जीवन के अंतिम समय पर सनातन से जुड़े और जुड़ने के बाद उन्होंने माना कि भगवान नाम की कोई चीज है, ईश्वरीय शक्ति है, कोई एक ऐसी दैवीय शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड को चला रही है। यही कुछ हमें आज सामने सुनने को मिल रहा है डॉक्टर राम से। वाकई में अगर ये डॉक्टर राम के जो बात कर रहे हैं, जब हमारे दर्शक सुनेंगे और हमारी युवा पीढ़ी सुनेगी, तय बात है एक जो परिवर्तन की दौर चलेगा, ये परिवर्तन की शुरुआत होगी, वो अपने आप में अद्भुत होगी। जब सनातन साइंस जुड़ेंगे तो अपने आप में ऐसी खोज होगी, ऐसी चीजें सामने आएंगी जो नजीर बनेंगी और भविष्य के लिए बहुत सुखद होंगी, इस सृष्टि के लिए बहुत सुखद होंगी। बिल्कुल रत्नेश, जिस बात का डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी और आदित्य जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं जिसका एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। पहले हमें अंधविश्वास के नजर से लोग देखते थे कि अंधविश्वासियों का ये देश है, लेकिन अब जब उसके वैज्ञानिक पहलू भी सामने निकल कर आए हैं तो पूरी दुनिया इसको मानती हुई नजर आ रही है कि अगर किसी चीज को करना ना करना, अगर हम ये प्रोस्पेक्टिव से अपना काम करते हैं तो इसका साइंटिफिक रीजन होता है, ना कि अंधविश्वास। और अब इस दुनिया को ये समझ में आ गया है। जी हाँ, जैसा आदित्य सर ने, राम जी ने बताया कि ये बहुत ज्यादा स्पेस की फील्ड में ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जब हमें विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म प्लस बहुत सारी और चीजों को साथ में लेके चलना होता है। और जो सारे इसरो के साइंटिस्ट आप देखेंगे, इसरो के लॉन्च के दौरान भी वहां पर पूजा होती है। सैटेलाइट जब वहां से ले जाया जाता है उसके पहले नारियल फोड़ा जाता है, रॉकेट लॉन्च के पहले चीज, ये सब छोटे छोटे वाक्य हैं जो, क्योंकि ये बनाने वाले इंसान हैं और वो जो है उन चीजों पे भरोसा रखते हैं कि हाँ इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो हमारी सफलतापूर्ण या सुरक्षापूर्ण चीजें हो सकें। तो इसीलिए इस पर विश्वास तो बिल्कुल होना ही चाहिए और चीजें करनी भी चाहिए। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि स्पेस की फील्ड्स को हम
जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो स्पेस की फील्ड में इवॉल्व हुई। बिग बैंग थ्योरी है या स्पेस की थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें तब पता चल पाई जब हमने स्पेस का कुछ पार्ट पीछे पलट कर देखा कि क्या ऐसी चीज है जो शायद चांद ने या मंगल ने या बहुत अलग प्लैनेट्स ने गलती की है जो हम न करें, या फिर ऐसी कुछ चीजें जो आने वाले टाइम में क्या पता धरती मंगल बन जाए। तो ऐसी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए क्या सुधार कर सकते हैं, इन चीजों को स्पेस ने हमें समझाया और बताया। और वो भी नासा के ही लोगों का कुछ ये भी कहना है कि अभी तक हमने जो जाना है वो 12% ऑफ द टोटल है जो चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी कई सारी थ्योरीज इनके स्पेस के माध्यम से चीजें जानी जा सकती है। और जैसे आपने कहा कि बच्चों में इन चीजों को इग्नाइट करना, जैसे आपने भी कहा कि आपको ये सब सुन के लग रहा है कि स्पेस की फील्ड में चीजें हमें करनी चाहिए और बहुत कुछ। तो जैसे मैं एक छोटा सा चीज कि आपने भी क्या कभी अपने बचपन में आसमान छूने का सपना देखा है? जरूर। और जरूर क्या आपने कभी दुनिया घूमने का सपना देखा है? बिल्कुल देखा है सर। तो यही जो बेसिक से सवाल है ये हमेशा हर किसी के बचपन में होते हैं। और अगर आप स्पेस में अभी जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन समझ लें या फिर जो स्पेस क्राफ्ट है जिनसे आई, उसने न कि सिर्फ आसमान छुआ बल्कि अंतरिक्ष को छुआ जी। और वो 90 मिनट की गति 90 मिनट के टाइम में 7 किलोमीटर पर सेकंड की गति से धरती के चक्कर काटते हुए पूरी दुनिया भी घूम रहा है। तो ये अपने आप में वो जर्नी ऑफ ड्रीम्स है जो स्पेस के थ्रू जी जाती है और समझी जाती है। तो यही एक कोशिश है कि स्पेस की फील्ड में और जो हम जिस चढ़ के लिए हैं सुनीता जी, वो इसमें एक बहुत ही मिसाल इंस्पिरेशन रहेंगी लोगों के लिए आने वाले टाइम में। तो यही उम्मीद है अंतरिक्ष से कि और बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें मिले, बहुत सारे ऐसे चीजें पता चलें जो हम पुराने विज्ञान अध्यात्म से भी जोड़ सकें। तो देखिए, स्पेस से सुनीता विलियम्स की वतन वापसी हो चुकी है, घर वापसी हो चुकी है और लगातार हर एक तस्वीर पर भारत एक्सप्रेस की नज़र बनी हुई है। हर एक जानकारी, एक्सपर्ट्स की राय, मेरे सहयोगी आदित्य भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी भी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। ये कुछ देर पहले की वो तस्वीरें जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, किस तरह से ये कैप्सूल यहाँ पर समुद्र में लैंड किया, इस कैप्सूल को के हैच को ओपन किया गया, एक एक करके चारों एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो यहाँ पर निकले और अब उनको मेडिकल के लिए फिलहाल ले जाया गया। तो देखिए, ये बेहद रोचक तस्वीरें सामने निकल कर आई जब ये 9 महीने बाद ये अंतरिक्ष यात्री आखिरकार धरती में लैंड हुए। अमेरिका के फ्लोरिडा से ये खास तस्वीरें, समुद्र तट पर यहाँ पर लैंडिंग कराई गई इस कैप्सूल की, सफलतापूर्वक सफल सुरक्षित ये लैंडिंग हुई जिसमें चारों एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला गया जब कैप्सूल को शिप में ले जाकर हैच ओपन किया गया। तो देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि इस जो ग्रेविटी का अंतर था और ऐसे में जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, जो फिजिशियंस थे, उन्होंने मदद की इन अंतरिक्ष यात्रियों की। देखिए, थोड़ा वक्त लगेगा, जो लगातार हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा इस वापस से इस गुरुत्वाकर्षण में अपने शारीरिक प्रक्रियाओं को ढालने में, और एक लंबे वक्त तक मेडिकल का पूरा प्रोसीजर चलने वाला है। और चारों अंतरिक्ष यात्री किस तरह से, ये देखिए, ये सुनीता विलियम्स की तस्वीर सामने निकल कर आई और बेहद उत्साहित इस सफल लैंडिंग के बाद उनके चेहरे पर ये उत्साह साफ तौर पर नजर आया। किस तरह से एक एक करके चारों अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला गया। नासा के साइंटिस्ट वहां पर मौजूद थे और मेडिकल टीम की देखरेख में फिलहाल उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया है। और अब मेरे एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे थे कि एक लंबा प्रोसीजर फिटनेस को लेकर देखा जाएगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, रत्नेश जी हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी आदित्य हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, मैं आपका रुख करूंगी और जो दर्शक हमारे साथ सर अभी जुड़े हुए हैं, हम राम श्रीवास्तव जी का रुख करेंगे, लेकिन आदित्य देखिए, ये तस्वीर बेहद ख़ास निकल कर आई जो हमने लगभग 3:27 पर लैंडिंग हुई और एक लंबा वक्त भी लगा कि किस तरह से कैप्सूल को शिप में ले जाया गया खींचकर, और उसके बाद यहाँ पर लोड करने के बाद एक एक करके चारों
अंतरिक्ष यात्रियों को निकाला गया, लेकिन मुझे लगता है पूरा भारत तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा खुश होगा जब तीसरे नंबर पर यहाँ पर सुनीता विलियम्स को इस कैप्सूल से बाहर निकाला गया। बिल्कुल स्वाति, देखिए सुनीता विलियम्स को लेकर के पूरा भारत काफ़ी चिंतित था, काफ़ी परेशान भी था और लगातार उनकी सकुशल वापसी के लिए दुआएं भी कर रहा था। और जैसे ही वो तीसरे नंबर पर उस कैप्सूल से बाहर निकली, ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकली, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के लिए लोग रात भर जगे हुए हैं। और जैसे ही वो बाहर निकली तो सबको बड़ा राहत मिली कि वो सकुशल हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जो भी थोड़ी बहुत कमी बेसी है वो आने वाले दिनों में रिकवर कर ले जाएंगी। 61 साल उम्र है सुनीता विलियम्स की, आपको बताएं, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। लेकिन ये उत्साह ऐसा लगता है जैसे 31 साल की वो युवा हैं और उसी उत्साह के साथ उन्होंने जो यात्रा, स्पेस की यात्रा की और 9 महीने 14 दिन तक लगातार स्पेस में फंसे रहने के बाद पृथ्वी पर वापसी की है। और जिस अंदाज में वो दिख रही हैं, अभी भी उत्साहित दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है स्वाति कि अगर उनको फिर मौका मिलेगा तो वो फिर स्पेस चली जाएंगी। तो ये जो उत्साह है, ये जो आत्मबल है, कॉन्फिडेंस का लेवल है, कहीं ना कहीं इसका भी एक बड़ा रोल है इस पूरी वापसी में, कि उन्होंने कतई चिंता नहीं की, बिल्कुल पूरी तरह से मस्त नहीं। और मैं उनका एक इंटरव्यू भी देख रहा था पृथ्वी पर वापसी से पहले, तो उन्होंने उस पर भी उनके मतलब कोई चिंता और बहुत ज़्यादा सिकन चेहरे पे नहीं थी। ये कॉन्फिडेंस लेवल बेहद जरूरी होता है इस तरह के संकट के समय पर। जो उन्होंने दिखाया, सारे एस्ट्रोनॉट्स ने दिखाया, सुनीता विलियम्स ने दिखाया, तो वो एक प्रेरणादायक होगा हमारी पीढ़ी के लिए, जो आगे इनसे प्रेरणा लेंगी, इनको अपना आइडियल मानेंगी और ऐसे तमाम बच्चियां, तमाम युवा स्पेस में जाने के सपने संजोएंगे। बिल्कुल, ये सपने संजोएंगी और इन्हीं सपनों का भी लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। बड़ी रोचक जानकारियां भी हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स और आदित्य लगातार इससे संबंधित जानकारियां साझा कर रहे हैं। हमारे साथ रत्नेश जी भी जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, मैं आपका रुख करूंगी और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनसे हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब जब इन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया, आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है। रत्नेश जी जी, इसमें जैसे अभी हमने इन पिक्चरों के थ्रू देखा कि किस तरह से सुनीता विलियम्स जी प्लस उनके साथ सहयोगी 3 एस्ट्रोनॉट्स, टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स किस तरह से क्रू मॉड्यूल पैराशूट डिप्लॉय हुआ, उसके बाद उसके दौरान वो वाटर में स्प्लैश डाउन हुआ, उसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम ने उसको किस तरह से शिप तक लाया और फिर उसके बाद उसमें से एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकाले गए। और सबसे ज़्यादा क्रूशियल इम्पॉर्टेंट टाइम ये है कि सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप करना। और इसमें ही इसी दौरान जैसे ही हैच ओपन हुआ, सबसे पहले एक साइंटिस्ट जाके अंदर उनके बारे में, उनकी हेल्थ, उनकी बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश की रही होगी उसके थ्रू। एंड देन फिर उसके बाद उनको सिंस ये स्पेस एनवायरनमेंट फील करते हुए वापस आ रहे हैं, कई जी लेवल का जो फोर्स होता है री एंट्री के टाइम पे वो उन पे दबाव रहा होगा और जिसकी वजह से उनके बॉडी में और प्लस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिस तरह की बॉडी क्लॉक एंड साइकिल रहती है, इसके कारण उनके बॉडी में जो परिवर्तन या जो चीजें हुई होंगी या जो रेडिएशन फील हुआ होगा, उसको ये सब पूरी टीम सबसे पहले मेडिकल चेकअप में ले जाया जाएगा। उनको कुछ टाइम तक क्वारंटाइन रखा जाएगा ताकि, क्योंकि सिंस उनकी इम्यूनिटी इस लेवल पर लो रहेगी और जिसमें इस पूरे प्रोसेस को ठीक होने में 6 महीने से साल भर भी लगता है, क्योंकि उनकी जो बोन डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है इस पूरी प्रोसेस में। तो इस वजह से जैसे वो नॉर्मली खड़े नहीं हो पाते या उस तरह से चल नहीं सकते, जैसा हमने देखा अभी इन पिक्चरों में किस तरह से उन्हें बाहर लाया जाया गया और फिर व्हील चेयर के माध्यम से उनको मेडिकल रूम या जो भी आगे की प्रोसेस है, प्रोटोकॉल्स है, उनके लिए ले जाया गया। लेकिन इन सब के बाद भी आप उनका एक्साइटमेंट लेवल देखिए, उनका अभिवादन देखिए कि किस तरह से वो हैप्पी हैं। एंड जैसा आदित्य जी ने बोला कि वो फिर से शायद स्पेस में जाने के लिए भी रेडी रहें, तो ये एक अपने आप में मोटिवेटिंग चीज है लोगों के लिए कि किस तरह से यहाँ वापस आने के बाद भी उन्होंने लोगों को इस तरह से, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे देशवासी जाग कर वो चीजें देख रहे हैं कि हाँ, हमें भरोसा है, उम्मीद है और हमें लगता है कि हमारा सपना शायद उनसे जुड़ा हुआ है कि वो अगर स्पेस में पहुंची हैं तो हमारा कुछ योगदान है या हमारी कुछ चीजें हैं, हमारा भरोसा है, तो वो अपने आप को हम रिलेट कर पाते हैं इस फील्ड में। सो वही ये चीजें देखने को मिली। और जैसे आप अभी देख रहे हैं कि एक छोटी सी टेक्निकल चीज ये भी है कि इसमें एस्ट्रोनॉट सूट जो हम अभी देख रहे हैं
वो कितना डेवलप हो गया है विद द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट। वरना पहले आप देखेंगे कि वो पूरे एस्ट्रोनॉट्स काफी बल्की एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनके साथ उनके सिलेंडर्स प्लस बहुत सारी और चीजें भी ले जाई जाती हैं या प्रोसेस की जाती हैं। हाँ। और वो कितना वो हो गया है कि आराम से हाथ हिला के प्लस बिल्कुल बिल्कुल वो तस्वीरें भी हमने देखी। रत्नेश जी, जरा एक बार फिर से हम दर्शकों को ये 4 अहम तस्वीरें इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों की दिखा देते हैं कि किस तरह से क्रू 9 सफल सुरक्षित लैंडिंग करने के बाद इस तरह से मुस्कुराता हुआ नजर आया। ये चारों एस्ट्रोनॉट्स किस तरह से हाथ हिलाकर पूरे जोश और जुनून के साथ अभिवादन करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि सफल और सुरक्षित लैंडिंग बेहद महत्वपूर्ण होती है। अगर हम अंतरिक्ष यात्रियों के लिहाज से देखें, एक बहुत बड़ा मिशन रहा और एक लंबा वक्त भी, 9 महीने का लंबा वक्त भी लगा। आखिरकार क्रू 9 की धरती पर वापसी हो गई और ये तस्वीरें अपने आप में इस खुशी को बयां करती हुई। रत्नेश जी, और इसमें से जो सुनीता विलियम्स हैं एंड बुच विल्मोर हैं, ये ज्यादातर टाइम वहां पर रुके थे। जो जिनका पहला पीरियड जो मिशन था वो 8 to 9 डेज का था, और जो बाद में धीरे धीरे कई रीजन की वजह से 9 महीने में कन्वर्ट हो गया। और फिर भी आपने जब बहुत पहले जब ये अनाउंस हुआ था कि ये इशू हुआ है ड्यूरिंग डॉकिंग, तो उन्होंने उसके बाद स्पेस से एक संदेश भेजा था सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर ने पूरे विश्व के लिए। और उसमें आपने देखा होगा कि जरा सा भी कोई शिकन नहीं, झिझक नहीं चीजें, और वो कॉन्फिडेंस, वो लेवल कि वो मैसेज लोगों तक पहुंचाना कि हाँ, हम यहाँ पर अभी बहुत सारी और चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ये काफी हमें तो टेंशन थी, लेकिन शायद उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग ही दी जाती है इस चीजों को लेकर कि इस माहौल के बाद भी हम किस तरह से इसको सफलतापूर्ण कर पाए। तो वही उन मैसेज के थ्रू भी हमें जानने को। और अभी इसी ब्रेक के दौरान कई सारे जो नासा के कुछ साइंटिस्ट हैं प्लस ग्रुप में जो चीजें हैं, वो जो उनके साथ काम कर चुके हुए इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनका भी आप देखेंगे, उनके बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं, उनके साथ खिंची हुई फोटोज हैं। वो खुद अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि हाँ, हमने उनके साथ एक फोटो खिंचाई है जो एक हमें इंस्पायर करती है कि हाँ, स्पेस की फील्ड में हम आगे काम करें। तो ये चीजें अभी देखने को मिल रही है बहुत। बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया के साथ ही साथ जब हम भारत देश की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर खुशी का इजहार किस तरह से भारतवासी करते हैं, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगी। और देखिए जिस बात का लगातार हमारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अलग ही दौर में भी जा रहे हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया पर देखा जाए या क्लाइमेट चेंज का असर है। ऐसे में जो साइंस है वो ही पूरी दुनिया को बचा सकता है, ये यहाँ पर समझने की बात ज़रूर होगी। बिल्कुल, देखिए इस समय जागरूक रहने की ज़रूरत है, और साइंस के साथ यदि हम जागरूक रहेंगे तो तय बात है अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकेंगे। यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि जिसका आपने जिक्र किया कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर के चिंताएं भी बढ़ रही, सेमिनार्स भी हो रहे हैं, तमाम बैठकें भी हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन उस दिशा में और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। आज जब ये क्रू 9 वापस पृथ्वी पर लौट रहा था, उस समय वायुमंडल का जो टेम्परेचर था वो 1650 डिग्री सेल्सियस था। आप देख रही होंगी जो इसके जो वो कैप्सूल है उसकी पूरी बॉडी आप देखेंगे तो वो चितकबरी सी नजर आ रही होगी। कहीं व्हाइट है तो कहीं जली हुई है। तो जिसका जिक्र हमारे अभी जो साइंटिस्ट हैं रत्नेश जी भी कर रहे थे कि इस पर अब रिसर्च होगा, देखा जाएगा कि जो कैप्सूल वापस लौटा है कितना डैमेज हुआ है, कहीं कोई क्रैक तो नहीं हुआ है, आगे जो जर्नी की जाए वो किस हिसाब से की जाए। तो उसमें ये पूरा वातावरण, पृथ्वी का वायुमंडल और उसका जो टेम्परेचर है, ये सब भी मायने रखता है। साइंस लगातार डेवलप हो रही है, लेकिन उसके साथ ही हमें तमाम सारे सुधार भी करने होंगे। जी सोती। बिल्कुल, देखिए आदित्य, मुझे लगता है रत्नेश जी भी और इस पर और विस्तार से हम तक जानकारी साझा कर पाएंगे। रत्नेश जी, क्योंकि आप लगातार इस पर काम भी कर रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जिसका जिक्र, क्लाइमेट चेंज पर तो बहुत सारे सेमिनार्स हुए, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। विज्ञान के साथ साथ जिस बात का आदित्य ने जिक्र किया, जागरूकता भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन ये जो रिसर्च है ये मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। स्वाति जी, इसको सिंपल तरीके से समझना है। मान लीजिए कि अगर जैसे हम किसी वो भूल भुलैया में जब हम जाते हैं, तो जो इंसान उस भूल भुलैया में होता है उसको नहीं दिख रहा होता है कि किस तरह से रास्ता है। लेकिन अगर मैं ऊपर एक कैमरा लेके या दोस्त को बैठा दूं
तो वो अच्छे से बता पाता है कि क्या रास्ता है। अगर जंगल में हम खो जाते हैं तो हमें हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा रास्ता बता पाता है। तो ऐसे ही धरती की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अगर हम फंस जाएं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे ऊपर एक बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर है, वो है सैटेलाइट। तो इसलिए वहां से चीजें समझना और जान पाना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन उसको जान पाना और समझना बहुत ही आसान है। और अब विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इसरो का इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में, स्पेस में, देश के प्रधान का इस चीज को इम्पोर्टेंस देना स्पेस की फील्ड में, इसके माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो नॉर्मल लाइफ में हम ठीक कर रहे हैं। हमारे पास खुद का हमारा नेविगेशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम सिंपल रास्ता जानने के लिए हम जीपीएस या मैप ओपन करते ही हैं। मान लीजिए हम टीवी, मोबाइल जो हमने बात की कि वो किस तरह से आ रहा है, सिग्नल सैटेलाइट से आ रहा है। जैसे जब हमने उरी में अटैक किया था तो हमें डिफेंस की पिक्चर्स कहाँ से मिली थी? सैटेलाइट से मिली थी। हम आज मौसम की जानकारी इतना अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं और रिसोर्स के बारे में जान पा रहे हैं, वो सैटेलाइट से हो पा रहा है। तो ये जो बेसिक से एप्लीकेशंस लगते हैं उनको हम सैटेलाइट के माध्यम से काफी इजी वे में लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। जो पहले के टाइम में जब पहले कई सारे रॉकेट फेल हुए थे, ASLV, NSLV, जो चीजें कॉमन पब्लिक ने ही, एक इसरो के साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि किस तरह से उनके बस पे पत्थर फेंके गए थे। जो प्रोसेस है उसमें उनके इसरो के सेंटर गेट पर चीजें हुई थी। तो बहुत सारे नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी झेले हैं और जिसके माध्यम से आज इस लेवल तक पहुंचे हैं कि हम बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस, चीजें को हम सिंपल वे में सैटेलाइट, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजें सॉल्व कर पा रहे हैं। और डेफिनेटली ये चीजें बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एंड बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसा हमने बताया कि हम पड़ोसियों को जान के सीख रहे हैं कि भाई क्या ऐसी गलती है जो हम न करें, या क्या ऐसी अच्छी चीज है जो हम करें। तो वो चीजें स्पेस हमें बता रहा है। और सिंस बहुत सारे ऐसे रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट्स हैं जिनके माध्यम से ये चीजें अब ओपन सोर्स हो चुकी हैं, और इसी को हम आगे चल के बच्चों में और चीजें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि वो इस फील्ड में आगे आए और कुछ नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जैसे बच्चों के बहुत सिंपल सवाल होते हैं चीजें, जैसे अभी क्रिएटिविटी और बच्चों को इग्नाइट लेके हम बात कर रहे थे कि तो एक बच्चे ने सूरज पे ही पूछा था कि हमें जनरली आग लगाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, तो आप ये बताइए कि सूरज में तो ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे जल रहा है? ये एक छोटे से बच्चे का सवाल था। कितना सिंपल तरीके से लॉजिक भी है और प्लस क्रिएटिविटी और वो थॉट भी है। तो फिर हमने उसको किस तरह से सूरज में फ्यूजन रिएक्शंस हैं, चीजें, बट ये जो थॉट प्रोसेस है ये बच्चों में आना स्पेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइंस है आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बातें रत्नेश जी ने कही है आदित्य, क्योंकि हम जो आज की जो जनरेशन को देख रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जो जागरूकता है वो अलग ही लेवल पे है। जब हम जब बच्चे थे तो हमारी जो सोच है वो शायद दायरों में रह जाती थी, लेकिन इनकी सोच का कोई दायरा नहीं है। ये चांद के बारे में भी सोचते हैं तो सूरज के बारे में भी सोचते हैं, भले ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए भी नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि ये इन युवा सोच को, इन बच्चों की सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अभिभावकों के साथ शिक्षकों की भी है, और जो हमारे राजनेता हैं उनका भी ये दायित्व है कि ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाए जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपर। आदित्य। बिल्कुल स्वाति, देखिए ये क्या है, ये सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और सभी को अपनी जिम्मेदारी अपने लेवल से पूरी करनी होगी, फिर चाहे अभिभावक हो, चाहे टीचर्स हो, या फिर देश के जिम्मेदार लोग हों। उसमें नेता भी हैं, उसमें साइंटिस्ट भी हैं और उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। पिछले अगर हम अपने बचपन से और अपने बेटे के बचपन की बात करें तो बड़ा चेंज हो चुका है जी। पहले जो चीज़ें हम कॉमिक्स में या किताबों में पढ़ते थे, अब वो सारी चीज़ें हमारे मोबाइल पर हैं, हमारे लैपटॉप पर हैं, और इस तरह से हम डेस्कटॉप पर उसको विस्तार के साथ जा सकते हैं। आज हम एक क्लिक में, हमें पन्ने नहीं पलटने पड़ते हैं, हम गूगल को सर्च करते हैं और हम पूरा हिस्ट्री जान जाते हैं, जिसका जिक्र अभी रत्नेश जी कर रहे थे कि सैटेलाइट के जरिए हम सब कुछ जान सकते हैं। हमने पाकिस्तान पर जब अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो हमें पाकिस्तान के वो अड्डे उन आतंकियों के मालूम थे और हमने उसको नष्ट करने का काम किया। आज हम भारत सैटेलाइट के जरिए अपने सभी पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उन पर निगाह रख रहा है। तो ये जो उपलब्धि है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनकी हर एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहा है कि किस तरह की हरकतें उनकी तरफ से चल रही हैं।
खासतौर से पाकिस्तान जो नेगेटिव लगातार बना रहता है, कभी पॉजिटिव होने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो ये जो उपलब्धियां हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी हैं, भारत को समृद्ध कर रही हैं, सुरक्षित कर रही हैं और इसमें लगातार भारत आगे बढ़ता चला जा रहा है, जो भारत के लिए तो संतोष की बात है। हाँ, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के लिए चिंता का विषय है। यहाँ पर रत्नेश जी एक बात का और जिक्र कर रहे थे कि एक ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो आपने क्वेश्चंस उठाए हुए थे, इसमें विकसित राष्ट्र जो हैं वो लगातार गैर जिम्मेदाराना अपनी क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिसका खामियाजा विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। इसको लेकर के तमाम सम्मेलन होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते हैं, वहां पर बातचीत होती है, लेकिन विकसित राष्ट्रों के अड़ियल रवैये की वजह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार धरती पर बढ़ती चली आ रही है। और आदित्य, हम एक छोटी सी पहल जो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, एक पेड़ माँ के नाम, उसका जिक्र यहाँ पर ज़रूर करेंगे। हमने मॉरिशस की भी अभी हाल ही में रिसेंट तस्वीर देखी, जब वहाँ पर भी प्रधानमंत्री ने वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर एक पेड़ माँ के नाम लगाया। तो भारत लगातार एक छोटी छोटी कोशिश से किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में किस तरह से इसे कम किया जाए, क्लाइमेट चेंज पे किस तरह से काम किया जाए। और ये छोटी छोटी पहल मुझे लगता है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बना देगी। आप बिल्कुल स्वाति, देखिए प्रधानमंत्री की जो पहल है वो सिर्फ वृक्षारोपण तक ही सीमित नहीं है। इसको इसके अलावा उन्होंने सोलर पैनल्स के क्षेत्र में, सोलर पावर के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। इसमें उनको विश्व के कई सम्मान भी मिले हुए हैं। उनकी जो ये कोशिश है कि आने वाले समय में भारत के लिए में सभी छतों में आपको सोलर पैनल्स नजर आएंगे। लोग बिजली के बिल नहीं जमा करेंगे, वो बिजली बेच करके पैसा कमाएंगे। ये जो कोशिश शुरुआत हुई है ये बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही दूरगामी है। इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। अभी हम थर्मल पावर के थ्रू पावर जनरेट करते हैं और उसके द्वारा फिर हम पूरी तरह से अपनी पावर की जो सप्लाई है उसको कवर कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम सोलर पैनल से, सूर्य की किरणों से एनर्जी पैदा करेंगे और उसको आम जिसकी भी छत होगी वो बेचने का भी काम कर पाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की पहल पर हमारे जो सीएमडी हैं आदरणीय उपेंद्र राय जी, उन्होंने भी पहल की हुई है और उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम नोएडा से ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, बल्कि अपने गांव में भी जाकर के उन्होंने वृक्षारोपण किए। तो ये भी प्रेरणादायक है और हर आदमी को इससे सीख लेनी चाहिए और आगे कदम बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए तकनीक के क्षेत्र में भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहे हैं, इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल आपसे रत्नेश जी है। एक लंबे वक्त से आप भी अनुभव कर रहे होंगे, साइंटिफिक क्षेत्र में भी आप अनुभव कर रहे होंगे। सरकार के बदलने के बाद जिस तरह से सत्ता पर नरेंद्र मोदी सरकार काबिज हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार इन्वेंशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हैं, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है? हाँ, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे अभी हमने ये बात की कि ये बहुत सारी चीजें स्पेस के माध्यम से सॉल्व की जा सकती हैं जी। अब जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो खुद वहां पर इसरो में दोनों सक्सेस के टाइम पे भी और फेलियर के टाइम पे भी जब वहां प्रेजेंट होते हैं तो पूरा देश उनको देख रहा होता है और सुन रहा होता है। और जब वो वहां पर खड़े होकर स्पेस की चीजें उन साइंटिस्ट के सामने उनका उत्साहवर्धन करते हुए बात करते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये जो चीजें कर रहे हैं वो हम सही रास्ते पर हैं। चीज दिशा दिखाना, क्योंकि ये भी हम भी साइंटिस्ट हैं या चीजें हैं जिनको एक रास्ता, एक चीजें चाहिए कि किस तरह से हमने करनी है, एक विजन। वो एक चीज, जैसे कुछ एग्जांपल जो स्पेस की फील्ड को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे हाल ही में एक अनाउंसमेंट ये हुई थी कि जो स्पेस की फील्ड के स्टार्टअप्स हैं उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% तक भी अलाउ किया जाएगा, जो कि जनरली बाकी सारे सेक्टर्स में 49% तक है जी। तो ये एक अपने आप में कि स्पेस की फील्ड में नई कंपनीज, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट्स, चीजें लाई जा सके। अभी हाल ही में जो इनस्पेस है इसरो का डिवीजन, उन प्लस NSIL के माध्यम से 1000 करोड़ का फॉर a 5 years प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्पेस की फील्ड में लॉन्च किया गया है, जो ऐसे बहुत सारे स्पेस स्टार्टअप्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एक छोटा सा वाकया कि किस तरह से पिछले 4 साल में जो स्पेस की फील्ड में चीजें बदली हैं। जैसे आज की डेट में हम पहले देखा करते थे कि नासा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है या बहुत सारी चीजें जो लोग पहनकर या हम नासा की कैप लगाकर देखा करते थे, वो एक सिंपल सा चीज अब इसरो में कन्वर्ट हो गया। अब इसरो को हम प्राउडली एज ए शर्ट या कैप में या बैच में पहनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जिसके माध्यम से हम ये जान पा रहे हैं कि भारत ने स्पेस की फील्ड में क्या किया।
जो कि पिछले, ऐसा नहीं है कि हमने 4 साल पहले शुरू किया है ये काम, ये पिछले 40-50 साल की जो मेहनत है वो अब किस तरह से हाईलाइट करके ये दिखाई जाती है कि जिसको फिर कॉमन पब्लिक देखेगी या हमारे दर्शक देखेंगे तो इस चीजों को जान पाएंगे, अच्छा ये चीजें इंपॉर्टेंट थी या ये चीजें जरूरी थी। और वो एक चीज जो देश के प्रधान है वो इस पे बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे प्रभाव देना कि हाँ ये चीजें कर रहे हैं और वो हो रहा है। तो अच्छा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें रत्नेश जी कही और इसी से संबंधित एक सवाल मैं आपसे छोटा सा और करना चाहूंगी। पहले जो वैज्ञानिकों का सपना होता था कि नासा में जाना है, क्या लगता है कि अब की जो युवा पीढ़ी है वैज्ञानिकों की, वो ये सोचती है कि हाँ इसरो में जाना है और देश के लिए कुछ करना है? 1000% ट्रू, क्योंकि अभी हाल ही में हमने हमारे एनजीओ प्लस जो कुछ ऐसे स्पेस एजुकेशन से रिलेटेड चीजों से जुड़े हैं, इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड, जिसके माध्यम से हमने एक कॉन्फ्रेंस में स्पेस में प्रेजेंट किया अंतरिक्ष ज्ञान अभियान प्लस ऐसे स्पेस एजुकेशन मिशन की स्टोरीज। वहां पर एस्ट्रोनॉट्स, जो यूरोपियन एस्ट्रोनॉट्स एंड यूएस के एस्ट्रोनॉट्स आए थे, उनका हम उनसे डायरेक्टली एस्ट्रोनॉट से नहीं रिलेटेड, लेकिन वो खुद आकर हमें ये कह रहे थे कि आपके जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बहुत ही स्किल्ड है, एफिशिएंट है और वो बहुत ही अमेजिंग है चीजों को लेकर और जानने को लेकर, जो अभी ट्रेनिंग में। तो ये जो चीज है बाहर के देश, और जनरली हमने हमेशा ही ये देखा है कि जब बाहर के लोग हमारी वो प्रशंसा करते हैं तो हम उसको और ध्यान से सुनते हैं कि अच्छा ये चीज है, तो वो चीज होने लगी है और ये चीज हमने एज ए फील की है, देखी है सामने से, इसलिए हम ये कह पा रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ये ट्रू है कि आज की डेट में हम हर बार नासा को ना देखते हुए हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना इम्पोर्टेंस है डेफिनेटली, जो उस फील्ड में है, जो नासा ने उस फील्ड में ऑलरेडी रिसर्च की है, चीजें जानी है, एंड दे आर आल्सो ओपन टू शेयर ऑल दीज टेक्नोलॉजीज एंड नॉलेज। So, which is a true, बिल्कुल, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही रत्नेश जी कि नासा की जो तमाम इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो तमाम डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, उससे इसरो ज़रूर सीख रहा है और युवा अगर इसरो के लिए एक्साइटेड है तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बातें हो जाती है।